Students, I'm again back with part 3 of chapter number 3, the later Vedic age. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में. पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे द एपिक्स से. ठीक है बात. एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य. ठीक है बात. तो जो मोस्ट फेमस लिटरेरी वर्क था लेटर वैदिक पीरियड का वो थे दो महाकाव्य, दो एपिक्स, टू एपिक्स. वो टू एपिक्स कौन से थे? रामायण एंड महाभारत. ठीक है बात. द रामायण एंड द महाभारत वर द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है बात. एपिक्स वर नॉट रिटन एट वन टाइम. अगर हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें तो ये एक बार में लिखे नहीं गए. द एपिक्स वर नॉट रिटन एट वन टाइम. इट इज़ अज्यूम्ड बाय द स्कॉलर्स. स्कॉलर्स जितनी भी हिस्टोरियंस है, स्कॉलर्स है, उनका ये मानना है कि ये जो एपिक्स है ये कब से कब तक के पीरियड में बने हैं. 500 BC से कहीं इनको लिखना स्टार्ट हो गया था तो 200 AD तक इनका लिखना चालू रहा. अब देखो मेरी बात, हमने पहले भी टाइमलाइन को पढ़ा है बेटा, पर हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो टाइमलाइन पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है. यहाँ 1 AD होता है जिसको हम पहले बोलते थे कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, और इसी के पास यहाँ पर 1 BC है. तो 1 BC से बैकवर्ड काउंटिंग होती है. मतलब हमने 500 BC से कहीं लिखना स्टार्ट कर दिया था इन दो एपिक्स को, और कब तक लिखते रहे? 200 AD तक लिखते रहे. तो रफली कितने साल? 500 यहाँ तक और फिर 200 ये. तो मतलब टोटल 700 ईयर्स में हमने इन दो एपिक्स को लिखा है, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मानना है. ठीक है बात. द एपिक्स वर नॉट रिटन एट वन टाइम. ये एज्यूम करते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स की जो एपिक हैं वो कंपोज की गई होंगी 500 BC से 200 AD तक. पहली एपिक है रामायण. बच्चा जब कोरोना था, मतलब आज से 2 साल पहले, सब लोगों ने रामायण वापस से देखी है, महाभारत वापस से देखी है. तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा, सब कुछ पता होगा, है ना, थैंक्स टू कोरोना. जो रामायण थी, ऐसे बिलीव है कि इनको लिखने वाले थे सेज वाल्मीकि. बिलीव क्या है? ये फैक्ट ही है कि जो वाल्मीकि थे उन्होंने लिखी है रामायण. द रामायण इज़ बिलीव टू बी द वर्क ऑफ सेज वाल्मीकि. किसका वर्क है रामायण? वाल्मीकि का. जो सेंट्रल थीम है इस स्टोरी की वो किसके आसपास घूमती रहती है? किसकी स्टोरी है? वो राम की. ठीक है बात. द सेंट्रल थीम इज़ द स्टोरी ऑफ राम. राम की स्टोरी है जो क्या है? इनकारनेशन ऑफ विष्णु. इनकारनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? अवतार. ठीक है. किसके अवतार थे? श्री राम विष्णु जी के. एंड सीता एन इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मी. और सीता मैया किसका अवतार थी? लक्ष्मी जी का. ठीक है बात. ये हम सबको पता है. इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार. राम सबसे बड़े बेटे थे दशरथ का, आप सबको पता ही है, जो कौशल पे रूल करते थे विथ अयोध्या एज कैपिटल ऑफ किंगडम. कौशल राज्य और कैपिटल अयोध्या. ठीक है बात. किंग चाहते थे कि उनके बड़े बेटे को वो युवराज बनाए, पर उनकी जो एक वाइफ थी, सेकंड क्वीन थी, जिसका नाम था कैकेयी, वो इसके अगेंस्ट में थी क्योंकि वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी. किंग ने प्रॉमिस भी किया था कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा. बूंस मतलब वरदान होता है. एक बार कैकेयी ने जान बचाई थी किसकी? दशरथ जी की. तो दशरथ जी ने उनसे कहा था कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जब भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा. तो राजा का उधार था कैकेयी पे, और कैकेयी की इच्छा नहीं थी कि राम जी क्या बने? राजा बने. सो शी डिमांडेड दैट शी गेव द थ्रोन टू हर सन भरत. तो कैकेयी ने डिमांड रख दी किसके सामने? दशरथ के सामने, कि भैया जो ताज है, जो थ्रोन है, मुकुट है, वो तो मेरे बेटे भरत को ही मिलना चाहिए, और आप राजा बना दो भरत को और राम को भेज दो एग्जाइल में फॉर 14 ईयर. 14 साल का वनवास दे दो. किसको? श्री राम को. ठीक है बात. इन द कोर्स ऑफ वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जब श्री राम जी फॉरेस्ट में घूम रहे थे, राम रीच द टेरिटरी नियर द गोदावरी. राम एक टेरिटरी में पहुँचे जो किस रिवर के पास थी? गोदावरी के पास थी. इन द प्रोविंस, और उस प्रोविंस का नाम क्या था बेटा? कहाँ पहुँचे? वो जनस्थान पहुँचे. अब ये जो जनस्थान था ये राक्षस की कॉलोनी था. ठीक है. हु हैड कनेक्शन विद द किंगडम ऑफ श्रीलंका. जिसके ये जो जनस्थान था ये किसकी कॉलोनी था? राक्षस की कॉलोनी था. और ये जो राक्षस थे इनके कॉन्टैक्ट किसके साथ थे? श्रीलंका, मतलब श्री राम के साथ इनके, श्री राम नहीं बच्चा, रावण के साथ इनके कॉन्टैक्ट थे. बात समझ में आई? जनस्थान क्या था?
राक्षसों की कॉलोनी था और इसके कांटेक्ट किसके साथ थे? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका में कौन रहते थे? रावण। मैंने अभी राम बोला था, वो गलत है ना, रावण। राम केम टू रेस्क्यू द मुनीस। राम आए किसको बचाने के लिए? किसको रेस्क्यू करना? रेस्क्यू करना मतलब एक एक्सट्रीम सिचुएशन से लोगों को निकालना। तो किसको रेस्क्यू करने? मुनीस को रेस्क्यू करने, सेजेस साधुओं को बचाने के लिए राम आए जो इस रीजन में रहते थे। एंड किल्ड अ नंबर ऑफ राक्षस, और बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मारा। किसने? श्री राम ने, क्योंकि वो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे, उनको यज्ञ वगैरह नहीं करने देते थे। Who had ill treated the sages, उन राक्षसों को मारा जिन्होंने साधुओं के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया था। अब इसका रिवेंज लेना था रावण को। किससे? राम से, क्योंकि रावण ने रावण के बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। तो अब बदला, रिवेंज मतलब होता है बदला लेने के लिए रावण आए, जो कि नॉन आर्यन रूलर थे लंका के, श्रीलंका के, लंका के। उन्होंने सीता का अपहरण कर लिया। एबडक्टेड मतलब अपहरण कर लेना, एबडक्ट मतलब अपहरण करना। तो उन्होंने सीता का अपहरण कर लिया। किसने? रावण ने। ठीक है, टुक हर टू हिज कैपिटल, और अपनी कैपिटल ले गया उसको। राम ने लड़ाई की रावण के साथ हीरोइकली, बहुत ही अच्छे से राम लड़े रावण के साथ। उन्होंने किल किया रावण को और रेस्क्यू कर लिया सीता को। उन्होंने अपनी वाइफ सीता को भी बचा लिया। किससे? रावण से। राम फिर अयोध्या वापस आ गए। फिर उनका कोरोनेशन हुआ। कोरोनेशन मतलब राज तिलक होता है ना, मतलब जो राजा बनाने की जो प्रोसेस होती है वो। कोरोनेशन हुआ, वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट रिजॉइस ऑल ओवर द किंगडम, और किंगडम में जितने भी लोग थे वो बहुत खुश हो गए राम के आने से, और फिर उन्होंने खुशियाँ मनाना चालू कर दी। कोरोनेशन मतलब राज तिलक। अरे अब बेटा मुझे ऐसा लगता है मैं महाभारत पे जाऊँ उसके पहले एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर की एक समरी फॉर्म में है। और अगर कोई भी टीचर इस चैप्टर से पेपर बनाएगा तो वो, मुझे श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा कि राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन अर्ली ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज, या तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। तो हाँ, लेटर वैदिक एज। तो मतलब इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही है। या तो वो पूछेंगे कंपेयर ऋग्वेदिक एज और अर्ली वैदिक एज टू लेटर वैदिक एज, या तो पूछेंगे डिफरेंस बता दो। तो दोनों का आंसर सेम ही है बच्चा। कंपेयर करना मतलब किसी बात को लेकर आप डिफरेंस ही बता रहे होगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक रहेगा। अर्ली वैदिक एज में क्या होता था? जो औरतें थी उन्हें इक्वल माना जाता था मैन के। फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम होता था, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्यूपिल्स लिव्ड इन द गुरुकुल्स, और जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाके पढ़ाई करते थे। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ बच्चा? जो औरतें थीं उनकी पोजीशन थोड़ी सी सबऑर्डिनेट हो गई, इक्वल पोजीशन नहीं रही। बहुत सारी दूसरे कास्ट ग्रुप भी आ गए, ठीक है। अपीयर्ड एंड डिनाइल ऑफ फ्रीडम टू शूद्रास। शूद्रास को हमने, शूद्र जो कम्युनिटी थी, जो एक वर्ण था शूद्र, उनको फ्रीडम नहीं दी, उन्हें फ्रीडम के लिए बिल्कुल मना किया गया। और छोटे छोटे और कास्ट ग्रुप भी एग्जिस्टेंस में आ गए। गुरुकुल सिस्टम जो था एजुकेशन का वो कंटिन्यू रहा, तो गुरुकुल सिस्टम कंटिन्यू रहा। बस यहाँ पर अगर एक पहला डिफरेंस हम पढ़ें तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमको मिलता है कि वैदिक एज में जो विमेन थी वो इक्वल हुआ करती थी, पर लेटर ऋग्वेदिक एज में उनकी जो पोजीशन थी वो सबऑर्डिनेट जैसी हो गई। चलो, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी? किंग को असिस्ट करते थे फ्यू ऑफिशियल्स। सभा और जो समितिज़ होती थी बहुत इफ़ेक्टिव होती थी, ये राजा के ऊपर भी चेक रखती थी। जो राजा होता था उसको पैसे रिसीव होते थे मेनली थ्रू लैंड रेवेन्यू, मतलब जो टैक्स का मेन सोर्स था वो लैंड रेवेन्यू ही थे। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था बच्चा? बड़े बड़े किंगडम्स बनने लगे, एक पूरी एलॉबरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनानी पड़ी, क्योंकि अब किंगडम का साइज़ बढ़ गया है तो हमें बहुत सारे लोगों को अलग अलग पोजिशंस पे अपॉइंट करना पड़ रहा था। सभा कन्वर्ट हो गई थी किंग के कोर्ट में। मेनी अदर टैक्सेस वर रियलाइज्ड, मतलब एक लैंड रेवेन्यू तो था ही था, उसके साथ दूसरे और टैक्सेस भी लगे। अब हम इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे बेटा, मतलब आर्थिक, पैसा वैसा कहाँ से आता था? तो एग्रीकल्चर के साथ ही एनिमल को डोमेस्टिकेट भी करते थे। क्राफ्ट के अंदर आता था वेपन बनाना, वेपन बनाते थे, बहुत सारे इम्प्लीमेंट मतलब टूल्स बनते थे, और ऑर्नामेंट ज्वेलरी भी बनती थी। क्लॉथ में और लेदर गुड्स में ट्रेड होता था ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड में। पॉलिटिकल लाइफ नहीं सॉरी इकोनॉमिक लाइफ इन लोगों की कैसी होती थी लेटर वैदिक पीरियड में? बहुत सारी क्रॉप्स ही ग्रो करने लगे थे, वीट, मिलेट, शुगर केन, नई नई क्रॉप आ गई। यहाँ पर लिमिटेशन थी क्रॉप प्रोडक्शन में। फिर जूल, लेदर वर्क,
ज्वेलरी मेकिंग, चैरियट मेकिंग, नए नए टाइप के और क्राफ्ट बढ़ गए, आयरन का यूज़ लार्ज क्वांटिटी में होने लगा, क्वाइन आ गए, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आ गई, इस वजह से ट्रेड बढ़ा लेटर वैदिक पीरियड में। रिलीजियस लाइफ कैसी होती थी? ये लोग बहुत नंबर ऑफ गॉड्स को पूजा करते थे, जैसे वरुण वर्शिप्ड अ नंबर ऑफ नेचर गॉड। कैसे? नेचर गॉड मतलब प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनकी पूजा करते थे वैदिक पीरियड में। बहुत सारे नेचर के कुछ एलिमेंट थे, जैसे हवा है, पानी है, उनकी पूजा करते थे। वरुण, सूर्य मतलब सूरज देवता, वरुण हवा के लिए, इंद्र पानी के लिए, ये नेचर की पूजा करते थे। टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे, सेक्रीफाइस नहीं होते थे, यज्ञ ना तो बलि दी जाती थी और ना ही तो यज्ञ होते थे। ठीक है बात? ना वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड में ना बलि दी जाती थी, ना यज्ञ होते थे, ना मंदिर थे। नो हेरिडेटरी प्रीस्टी क्लास, कोई पंडित पुजारी वाली क्लास ही नहीं होती थी। फिर रिलीजियस लाइफ लेटर वैदिक पीरियड में कैसी हो गई? नए गॉड आ गए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण। जो रिचुअल्स थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए, स्पेल्स, चार, जादू, टोना टोटका, इन सब में बिलीव करने लगे लोग। जो उपनिषद की फिलॉसफी थी, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा एंड मोक्ष डेवलप्ड। ठीक है, अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये वाली जो उपनिषद फिलॉसफी थी ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। महाभारत, देखो इसमें भी कुछ बताने का नहीं है, आप सबको सब पता है। महाभारत ऐसे बिलीव है कि वो किसने लिखी है? वेद व्यास ने। बिलीव क्या ये सच है कि वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। ये जो मेन स्टोरी है ये कॉन्फ्लिक्ट की है, किसके कॉन्फ्लिक्ट की है? पांडव और कौरव्स के। ठीक है बात? कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र में। ये बैटल कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। किसके बीच में? कौरव और पांडव के बीच में, जिसमें बहुत सारे आर्यन किंग्स इन्वॉल्व हुए। उस पीरियड में जो आर्यन किंग्स थे वो भी आके साथ साथ लड़ने लगे, कुछ पांडव के साथ रहे, कुछ कौरव के साथ रहे। किंग शांतनु ऑफ लूनर डायनेस्टी, चंद्रवंशी जो राजा थे शांतनु, ठीक है, वो हस्तिनापुर के रूलर हुआ करते थे। जो हस्तिनापुर कहाँ पर है? गंगा यमुना के बीच में एक जगह है जिसका नाम है हस्तिनापुर, उसके रूलर हुआ करते थे चंद्रवंशी शांतनु। ठीक है, उनको सक्सीड किया उनके बेटे विचित्रवीर ने। ठीक है भाई? अब विचित्रवीर के दो बेटे हुए बच्चा, एक हुआ पांडु और दूसरा धृतराष्ट्र। दो बच्चे हुए विचित्रवीर के, पांडु और धृतराष्ट्र। पर विचित्रवीर की डेथ हो गई तो जो पांडु था वो राजा बन गया। उसके अपने 5 बेटे थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? पांडु के बेटे हैं तो पांडव्स कहा जाता था। जो पांडु था उसने अपनी किंगडम को अपने भाई को सौंपा, जो कि अंधा था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र जिसके 100 बच्चे थे, कौरव्स। धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे बच्चा? 100। ऑल द प्रिंसेस वर एजुकेटेड अंडर कृपाचार्य एंड द्रोणाचार्य। मतलब जितने भी बच्चे थे, जितने भी राजकुमार थे, उनकी शिक्षा दीक्षा किस किस के साथ हुई? कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के, इनके गुरु थे। मतलब सारे बच्चों को जो स्कूलिंग हुई वो उनकी टीचर कौन कौन थे? कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। दुर्योधन एल्डेस्ट सन था कौरव का, वो बहुत ही जेलस फील करता था पांडव से और हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहता था कि यार मुझे इनको हराना है, हराना है, हराना है। ये लॉर्ड कृष्णा हैं जो ड्रॉव करेंगे, जो चलाएंगे किसके रथ को? अर्जुन के रथ को। ठीक है, फाइट नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं तो सिर्फ तुम्हारा रथ चलाऊंगा और यहीं से तुम्हें स्ट्रेंथ देता रहूंगा। पांडव जब वापस आए ना बच्चे, तो उन्हें एक बैरन ट्रैक्ट मिल गया लैंड का दिल्ली के पास। मतलब जो कौरव थे अब वो किंगडम को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने एक छोटा सा बंजर ज़मीन का टुकड़ा दे दिया पांडव्स को। ठीक है, पांडव्स ने यहाँ पर अपनी नई कैपिटल बनाई जिसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन बहुत डिटरमाइंड था कि उससे डिस्ट्रॉय करना ही है पांडव्स को, बिल्कुल ख़त्म ही कर देना है पांडव्स को। तो उसने पांडव्स को इनवाइट किया काय के लिए? एक गेम खेलने के लिए, डाइस का, जिसको क्या बोलते थे? पासा। चौपड़ नहीं, मतलब पासे का एक गेम था डाइस का, वो खेलने के लिए बुलाया अपने महल में। इस गेम में जो युधिष्ठिर थे, जो पांडव्स के सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा दिया। स्टार्ट मतलब दाव पे लगा देना। अपनी किंगडम भी हार गए, अपने भाइयों को भी हार गए, इवन उन्होंने लास्ट में अपनी वाइफ को भी दाव पे लगा दिया। मतलब उनको भी स्टैक पे रख दिया, ठीक है यार अगर मैं हार गया तो द्रौपदी तुम्हारी, इस तरीके से। Who was grievously insulted in the open court.
ग्रीवियसली बोले तो सीरियसली उसको बहुत ही ज़्यादा सीवियर बुरी तरीके से इंसल्ट किया गया, ठीक है। तो द्रौपदी जिसको बहुत इंसल्ट किया गया ओपन कोर्ट में, ग्रीवियसली मतलब सीवियरली बुरी तरीके से इंसल्ट किया गया उसे ओपन कोर्ट में। फिर पांडव्स को एग्जाइल में भेज दिया गया, बोला कि अब तुम 13 ईयर या इस किंगडम में नहीं रहोगे, चले जाओ यहाँ से। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म ऑफ एग्जाइल, जब एग्जाइल का टर्म खत्म हो गया तो वो वापस आए, बोलने लगे कि अब हमारी किंगडम हमें वापस दे दो। पर दुर्योधन बोला कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे आपको, किंगडम का एक पार्ट भी नहीं देंगे। और इस वजह से ग्रेट वॉर हुआ बिटवीन पांडव्स एंड कौरव्स, ठीक हुई बात। वैसे भी उनके पास पैरन लैंड का ही एक ट्रैक था, उसी को वापस मांग रहे हैं, पर उसको भी वापस देने को दुर्योधन तैयार नहीं होता है। और फिर वॉर होता है युधिष्ठिर और दुर्योधन में, मतलब टोटल कौरव और पांडव्स में। मैसेज ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का मैसेज अब हम पढ़ेंगे। अर्जुन ने बोला, जब लड़ाई करने की बारी आई तो अर्जुन ने बोला कि भैया मैं तो बिल्कुल फाइट नहीं करूँगा, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। पर जो श्री कृष्ण थे वो उनके चैरिएटर बने, मतलब सारथी, सारथी मतलब रथ चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको सारथी बोलते हैं। और उन्होंने डिवाइन मैसेज दिया ट्रू धर्म का, ठीक है, जिसको कंटेन किया गया है भगवत गीता में। ऐसा बोला जाता है कि भगवत गीता में कंटेन किया गया वो सारी बातें जो बीइंग अ चैरिएटर डिवाइन मैसेज किसको दिया, श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को, ठीक है। ट्रू धर्म क्या होता है वो बताया। योर कंसर्न सेज द गीता इज सोनली विथ एक्शन नॉट इट्स फ्रूट, एक्शन इज इट्स ओन रिवॉर्ड। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। कर्म ही एक तरीके से क्या है, रिवॉर्ड है। गीता क्या बोलती है, तुम्हारी चिंता का विषय, तुम्हारी कंसर्न, तुम्हारी सोच कहाँ पर होनी चाहिए, बस तुम्हारे अपने कर्मों पर, तुम्हारी एक्शंस पे, उसके फल पर नहीं, ठीक है बात। बैटल में जब लड़ाई चल रही थी जो कि 18 डेज चली, जितने भी कौरव ब्रदर्स थे वो सारे मारे गए, युधिष्ठिर राजा बन गए हस्तिनापुर के। इम्पोर्टेंस ऑफ द एपिक्स, जो एपिक्स हैं वो मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिक एज। जब एपिक एज, रामायण एज या महाभारत एज चला तो उस टाइम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते थे, सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, ये हमें बताती हैं एपिक्स। फिर ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द वेरियस आर्यन किंगडम, उनकी आर्मी कैसी होती थी, किस तरीके के वेपन थे उनके पास। जो क्षत्रिय थे वो बिलीव करते थे कि जो डेथ है अगर वो बैटल फील्ड में हो, मतलब लड़ते लड़ते मर जाओ, तो उससे ज़्यादा अच्छा कर्म कोई नहीं हो सकता, नॉबलेस्ट डीड है, इससे ज़्यादा दुनिया में कोई अच्छा नहीं हो सकता इन द लाइफ ऑफ अ वॉरियर। मतलब एक योद्धा के जीवन में सबसे अच्छी बात होगी कि वो लड़ते लड़ते उसकी डेथ हो जाए। जो एपिक्स हैं वो एक क्लेम करती हैं लिटरेरी और फिलोसफिकल वैल्यूज़, बहुत सारी फिलोसफिकल वैल्यूज़ भी हमें किससे मिलती हैं, एपिक्स से। एपिक्स रिवील करती हैं हाई आइडियल्स ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ द आर्यंस, आर्यंस की फैमिली लाइफ कैसी हुआ करती थी, ग्रेट हीरोज़ जो एपिक्स में डिस्क्राइब किए गए हैं, कैसे उनके अंदर इनबिल्ट थे, एम्बॉडीड थे हाई मॉरल प्रिंसिपल, मतलब सोचने का एक अलग ही तरीका था, ठीक है। और कैसे उस मॉरल हाई प्रिंसिपल का ग्रेट इम्पैक्ट हुआ उनकी सक्सेसिव जनरेशन्स पे। देखो आज जो हम सोचते हैं बहुत छोटे लेवल पे सोच पा रहे हैं, पहले के लोग बहुत ग्रैंड लेवल पे सोच पाते थे क्योंकि उनमें हाई मॉरल प्रिंसिपल्स एम्बॉडीड थे। जो भगवत गीता है, भगवत गीता जो महाभारत का एक पार्ट है, बहुत मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस टेक्स्ट है और हिंदू इसे बहुत ही पूजनीय मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। कोर्ट में होता है ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, वैसे ही मतलब हमारे लिए तो पूजनीय है, सबके घरों में मिलेगी आपको गीता। जो इंटरेस्ट थे, द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ माइट कॉन्फ्लिक्ट विथ ड्यूटी, whatever there is such a conflict, the Gita does give the answer। इस पूरे सेंटेंस का मतलब बस इतना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपके इंटरेस्ट और आपकी ड्यूटी के बीच में, आपको लग रहा है मुझे ये करना चाहिए, ये अच्छा है, और आपका कर्तव्य, आपकी जो ड्यूटी है वो बोल रही है कि नहीं आपको ये नहीं, आपको ये करना चाहिए, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में आ जाए तो गीता उठा लो, गीता पढ़ लो, गीता में हर बात का आंसर है।
दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ अनडाइंग पॉपुलैरिटी ऑफ दिस रिलीजियस टेक्स्ट. हर व्यक्ति को हर समस्या का समाधान मिल सकता है गीता में, और इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही है. ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट आज नहीं, कल नहीं, आज से 100 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं, ये हमेशा से वैल्यूएबल सोर्स रही है, सेक्रेट पोजीशन इसकी रही है. ठीक है. इट टीचेस दैट सोल इज़ इमॉर्टल, और गीता ही हमें सिखाती है कि जो हमारी आत्मा है वो इमॉर्टल है, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उसका. ठीक हुई बात. इमॉर्टल मतलब अमर. Students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.